नमस्कार, स्वागत है आपका कथाकल्प में। अंतिम कविता भाग 13 विद्रोह। कहानीकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। आज सुबह से ही लावण्य का मन किसी काम में नहीं लगा। अमित ने कह दिया था कि शिलांग छोड़ते समय वह किसी से भेंट नहीं करेगा। इसी कारण आज लावण्य घूमने भी नहीं जा सकी। अमित का घर रास्ते में ही पड़ता था, अतः भेंट हो जाने की आशंका थी। वह अमित की इस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहती थी। इन्हीं तमाम कारणों से वह अमित से भेंट करने की इच्छा होते हुए भी उससे मिलने न जा सकी। मन मार कर उसने एक पुस्तक उठाई और उसे लेकर एक पेड़ की छाया में जा बैठी। यद्यपि किताब के पन्ने वह उलटती रही, मगर उसने पुस्तक का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। यह केवल भुलावा था। दूसरों पर मन की व्यथा जाहिर न हो सके, इसलिए उसे यह करना पड़ा। उसका मन तरह तरह के विचारों में डूबा था। कल के प्रेम मिलन से उसका हृदय जितना प्रसन्न था, आज अमित से बिछोह का कारण उतना ही खिन्न था। उसके मन में रह रहकर यह शंका उठती थी कि अमित का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जहां से गुजर जाता है वहां लौटने का नाम ही नहीं लेता। इसी विचार ने उसके हृदय को खिन्न बना दिया था। वह नाना प्रकार की शंकाएं करती, उनका समाधान भी करती और पुनः उनमें उलझ जाती। लगभग 9 बजे उसके कानों में अमित की आवाज आई। वह योग माया के कमरे में मौसी जी को पुकार रहा था। योग माया शायद अभी संध्या पूजा से निवृत्त होकर भंडार में से भोजन सामग्री निकालकर नौकरों को दे रही थी। इसी कारण अमित को इतना पुकारना पड़ा। अमित के कलकत्ता जाने वाली बात के कारण उनका हृदय भी पीड़ित था। उन्होंने मन ही मन लावण्य की पीड़ा का भी अनुमान लगा लिया था और शायद इसी कारण लावण्य को भी नहीं बुलाया था। वह समझ गई थी कि प्रेमी के बिछोह के कारण आज लावण्य को एकांत में रहना ही आवश्यक है, ताकि अपने अश्रुओं द्वारा वह अपने हृदय के भावों को कहकर अपने मन की व्यथा को हल्का कर सके। लेकिन लावण्य के कानों में जैसे ही अमित की आवाज आई, वह चोट खाई हुई नागिन की भांति उसी क्षण उठकर खड़ी हो गई। योग माया के कमरे की ओर अमित से मिलने की आतुरता में भागी। उधर उस समय तक योग माया भी अमित की आवाज सुनकर भंडार से निकलकर अमित के पास पहुंची। लावण्य के पहुंचने से पहले ही योग माया अमित के पास आ चुकी थी। उन्होंने आते ही अमित से कहा, बेटा, खैरियत तो है? तूने तो चीख चीख कर सारा मकान ही सिर पर उठा रखा है। अमित ने कहा, मौसी, खैरियत ही होती तो फिर इस तरह चीखने की आवश्यकता ही क्या थी। मैंने कलकत्ता जाने की सारी व्यवस्था पूरी करके अपना सारा सामान बांध कर स्टेशन भेज दिया था। डाक देखने के लिए पोस्ट ऑफिस गया तो वहां मुझे तार मिला कि सिसी, केटी और नरेन आज ही शिलांग पहुंच रहे हैं। लावण्य ने भी दोनों की बात सुन ली थी। वह शांत खड़ी रही। उसने बीच में बोलना उचित नहीं समझा। योग माया ने अमित की बात सुनकर कहा, इसमें चिंता की कौन सी बात है? वे लोग आ रहे हैं तो ठीक है। रेस के मैदान के पास वाला मकान खाली है, उनका इंतजाम कर दो। अमित ने कहा, उन लोगों के ठहरने का इंतजाम करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहले ही तार द्वारा उन्होंने अपने ठहरने के लिए एक होटल की व्यवस्था कर ली है। योग माया ने कहा, अब सो तो ठीक ही है बेटा, लेकिन तुमको भी अपना निवास स्थान बदलना ही पड़ेगा। अपनी बहन और अपने अभिन्न मित्रों के सामने तुम उस खंडहर में कैसे रह सकोगे? वे तुम्हें वहां देखकर क्या सोचेंगे? अमित ने कहा, उस झोपड़ी से मेरा सामान जा चुका है, अब तो मुझे भी किसी होटल ही में अपना आसन जमाना पड़ेगा। यद्यपि इन बातों में कोई ऐसी बात अस्पष्ट नहीं थी जिससे चिंता की जा सके, किंतु फिर भी लावण्य के चेहरे का रंग बदल सा गया। उसके विचार में पहली बार ही आज अमित के उस समाज की कल्पना आई जिसके पास तक पहुंचना भी लावण्य के लिए अति कठिन था। भविष्य की आशंका से उसका हृदय कांप गया। अमित के कलकत्ता जाने के दुख से बढ़कर आज अमित के होटल जाने की बात सुनकर उसे दुख हुआ। उसकी कल्पनाओं के महल यकायक धूल धूसरित होते दिखाई पड़े। लावण्य के मुरझाए चेहरे पर एक नजर डालकर अमित ने कहा, चाहे मैं होटल छोड़कर जहन्नुम में भी क्यों ना चला जाऊं मौसी, किंतु मेरा असली घर तो यही है ना। योग माया को अमित की बौखलाहट व्यर्थ सी लगी। बहन के आने की बात सुनकर अमित को इतना परेशान नहीं होना चाहिए था, ऐसा उनका मत था।
किंतु अमित जानता था कि सीसी और उसके दल का आना किसी खतरे की घंटी अवश्य है। वह कभी नहीं चाहता था कि सीसी अथवा उसके दल का कोई आदमी आकर उसके आनंदमय संसार में बाधा उत्पन्न करे। इसी कारण अपने पत्रों द्वारा वह उन लोगों को निरंतर आने से रोकता रहा था। चाहे योग माया ने अमित की इस घबराहट का अर्थ न समझा हो, मगर लावण्य को अमित के मनोभाव जानते देर न लगी। उसका हृदय भावी आशंकाओं के कारण कांपने लगा। योग माया उन दोनों को कमरे में छोड़कर चली गई। तब अमित ने लावण्य से कहा, यदि तुम्हें विशेष कामना हो तो थोड़ी देर घूमने चला जाए। लावण्य ने अनमने भाव से कहा, इस समय मेरी इच्छा घूमने जाने की बिल्कुल नहीं है। योग माया पास ही थी। उसने पुनः कमरे में प्रवेश करके लावण्य से कहा, अब नहीं, कोई बात नहीं बेटी, जा घूमा, तेरा मन बहल जाएगा। लावण्य ने बेरुखाई दिखाते हुए उत्तर दिया, माँ, मुझे सुरमा को भी तो पढ़ाना है। इधर बहुत दिनों से उसकी पढ़ाई में अनेक कारणों से ढील रही है। कल की रात मैंने फैसला किया था कि मैं उसकी पढ़ाई पूरी करूंगी। आज ही मैं अपने इस नियम को भंग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। योग माया लावण्य के जिद्दी स्वभाव से परिचित थी। वह जानती थी कि यदि एक बात के लिए भी वह ना कह दे तो उसके लिए हाँ कराना अति दुर्लभ हो जाता है। इसी कारण योग माया ने उससे अधिक कहना उचित नहीं समझा। वह उन दोनों को उसी जगह छोड़कर पुनः दूसरे कमरे में चली गई। अमित ने भी भारी हृदय से लावण्य को लक्ष्य करते हुए कहा, ठीक है, तब फिर मैं अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होता हूँ। लावण्य ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों साथ साथ बरामदे में निकल आए। तब अमित ने पेड़ों के झुरमुट से चमकने वाले खंडहर मकान की ओर संकेत करके कहा, वन्या, वह सामने पेड़ों के झुरमुट के बीच मेरी कुटिया चमक रही है। मैंने शायद अब तक तुम्हें नहीं बताया कि अपनी प्रेम स्मृति को सदैव स्मरण रखने के लिए मैंने उसे खरीद लिया है। मकान मालिक ने मनमानी कीमत वसूल की है, किंतु प्रेम की स्मृति सदा कायम रहे, यह सोचकर उसकी कीमत मुझे बेजा नहीं जान पड़ी। जिस सुख को मैंने वहां पाया है वह अब तक सबकी नजरों से छिपा है और आशा है कि भविष्य में भी छिपा ही रहेगा। लावण्य को अमित के अंतिम वाक्य के कारण थोड़ा दुख हुआ। वह बोली, समाज की नजरों से किसी बात को बचाकर रखना मुश्किल है। इससे अच्छा यह है कि वह सब जान ले। जान जाने के बाद असम्मान का प्रश्न तो नहीं उठेगा। अमित ने लावण्य की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बातचीत का रुख बदलने की इच्छा से कहा, वन्या, विवाह के बाद मेरी इच्छा है कि हम लोग कुछ दिन इस मकान में ही आकर रहें। मेरी कल्पनाओं का रंग महल यही है। तुम्हारा मिताई नाम इसी को उचित जंचता है। लावण्य ने कहा, मीत, आज तक तुम जिस मकान में आराम से रह सके हो, आज ही तुमने उसे खाली किया है। लेकिन मैं यह जानती हूं कि कल तुम उसमें जाकर नहीं रह सकोगे। तुम्ही ने तो एक दिन कहा था, पहली साधना गरीबी की होती है, दूसरी होती है ऐश्वर्य की, और अंतिम साधना यद्यपि तुमने नहीं बताई थी, किंतु मैं जानती हूं कि वह है त्याग की। अमित ने कहा, वन्या, यह भाव तुम्हारे अपने नहीं, यह तुम्हारे कवि रविंद्र बाबू के भाव हैं। ताजमहल के बारे में उनका विचार है कि शाहजहां अपने ताजमहल से भी आगे बढ़ गया। इस बात को जानकर ज्ञात होता है कि तुम्हारे कवि के हृदय में इवोल्यूशन वाली बात नहीं आई। विश्व में सृष्टि करने के लिए ही प्राणी पैदा होता है और वह अपनी आंखों से दिखाई देने वाली समस्त वस्तुओं से आगे बढ़ जाना चाहता है। अपने मन के मुताबिक सृष्टि करने के बाद उसका हृदय शांत हो जाता है, तो सृष्टि की आवश्यकता उसे शून्य प्रतीत होती है। संसार में मुमताज और शाहजहां के प्रेम की धारा अविरल गति से बहती चली आ रही है और बहती रहेगी। उसका विशेष कारण यही है कि उन दोनों का प्रेम आज मानव जाति के प्रेम का प्रतीक बनकर रह गया है, इसीलिए वह शून्य न हो सका। निवारण चक्रवर्ती ने तुम्हारे कवि रविंद्र की कविता ताजमहल के उत्तर में सुहागरात नामक एक कविता लिखी है। सुनना चाहोगी? वह कविता है, सघन काली रात का जब अंधेरा बीत जाएगा, प्रातः बेला में जब नया दिवस आएगा, सत्य कहता हूँ प्रिय, मुझसे न बिछड़ा जाएगा। अरे ओ सुहाग रात, रूप तेरा है विशाल,
बिछोह के समय तू दुख देती है कराल, बनती और बिगड़ती आई तू अनेक बार, तोड़ती रहती है तू वर वधू के कंठहार, नित्य नए रूप में रचती है उत्सवों का खेल, कराती ही रहती है नव वर वधू का मेल, तू सदा जवान है और सोचना व्यर्थ है, कल के जाने वालों से तुझको न कोई अर्थ है, आते ही रहते हैं सदा लोग तेरे द्वार पर, कौन है ऐसा बता रुक जाए तेरी पुकार पर, अरे ओ सुहागरात प्यार क्या मरता कभी, तू भी अमर है विश्व में, क्या जानते नहीं है सभी। वन्या, तुम्हारे कवि रविंद्र अतीत की बात कहते हैं और मेरा कवि भविष्य के मनमोहक चित्र प्रस्तुत करके जीवन में नए स्फूर्ति प्रदान करता है। क्या यह सच नहीं कि एक दिन हमको भी द्वार खटखटाना पड़ेगा? उस समय संभव है द्वार न खुले। लावण्य ने कातर स्वर में कहा, मीत, मैं जानती हूं तुम ही निवारण चक्रवर्ती हो। जो कुछ तुम उसके मुंह से कहलवाते हो वह तुम्हारे अपने ही भाव हैं, तुम्हारे ही दिल का स्पंदन है। हमारे प्रेम को अभी पनपने दो, अभी से उसकी समाधि का निर्माण मत करो। अमित ने अनेक बातें लावण्य से कहीं। उनको सुनकर वह अमित के बढ़ते हुए उद्वेग को समझ सकी और साथ ही जान भी गई कि वह किसी भांति उन्हें दबाने की चेष्टा भी कर रहा है। अमित भी अपनी कमजोरी समझ गया। वह यह भी जान गया कि लाख कोशिश करने पर भी वह अपने उद्गारों को लावण्य से छिपाने में असफल ही रहा है। यह विचार आते ही वह खिन्न हो गया। बातचीत का रुख बदलने के लिए उसने कहा, वन्या, अब मुझे चलना ही चाहिए। होटल आदि की व्यवस्था देखनी है। इधर निवारण चक्रवर्ती की छुट्टी की अवधि समाप्ति पर है। लावण्य का हृदय भावी आशंकाओं के कारण चिंतित हो उठा था। अब वह उन्हें हृदय में छिपा नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू झलक आए। उसने रुधे गले से कहा, मीत, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझसे विलग मत होना और कभी विलग होने का अवसर आ भी जाए उस समय रूठ मत जाना। सदैव मुझे क्षमा करते रहना। उसका हृदय भर आया था। अमित के सामने वह खुलकर रोना नहीं चाहती थी, अतः अपने आंसू छिपाने की इच्छा से वह दूसरे कमरे में चली गई। अमित पहले कुछ देर तक वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, फिर भारी हृदय लिए धीरे धीरे बाहर की ओर चला गया। अखरोट के छिलके और रवि बाबू की बालक पुस्तक को यूकेलिप्टस के नीचे पड़ा देख वह समझ गया कि सुबह से ही उसकी वन्या बैठी मधुर मिलन की कल्पनाएं कर रही थी। वह भी उस पुस्तक को हाथ में लेकर वहीं बैठ गया। एक बार जी में आया कि पुस्तक को जाकर लावण्य को दे आए। फिर न जाने क्या सोचकर उसने उस पुस्तक को जेब में रख लिया। बैठा बैठा सोचता रहा। समय निकलता चला गया। वह अपने आवश्यक कामों के लिए होटल जाना भी भूल गया। लावण्य का मन स्थिर हो गया था। वह कमरे से निकलकर बरामदे में आई। उसने जब अमित को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो अवाक रह गई। मन में टीस उठी और वह अमित के पास आने के लिए मजबूर हो गई। पास आकर बोली, मीत, तुम क्या सोच रहे हो? अमित ने कहा, जो आज तक सोचा था आज उससे उल्टा सोच रहा हूं। लावण्य ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो, जरा मैं भी तो सुनूं। अमित बोला, तुम्हें हृदय में लिए अनेक स्थान चुन चुका हूं। कभी गंगा के किनारे बगीचे की बात, कभी पहाड़ पर रहने की, कभी शहर में रहने की, किंतु आज सोचता हूं कि तुमको साथ लेकर ऐसी यात्रा पर निकल पड़ूं जिसका कोई अंत ही न हो। मेरी पीठ पर थैले में जीवन की आवश्यकता का सामान बंधा होगा, साथ में नुकीला भाला होगा और साथ में तुम होगी। उस समय तुम्हारा वन्या नाम भी सार्थक हो उठेगा। यात्रा में होंगे हम तुम केवल दो, न कोई घर का होगा और न कोई भीड़ भाड़। मुझे आज महसूस हो रहा है तुम मुझे घर से बाहर निकालकर इसी भांति जीवन यापन करने का इशारा कर रही हो। लावण्य ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। बगीचे वाले मकान और नगर वाले फ्लैट की कल्पनाओं को त्याग कर अगर तुम मुझे इस तरह जीवन बिताने के लिए कहोगे तो भी मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। दिन भर यात्रा करने के बाद हम दोनों रात के समय दो विभिन्न पंथशालाओं में आराम कर सकते हैं। अमित बोला, दो विभिन्न पंथशालाओं की शायद कोई आवश्यकता न होगी। गति ही तो जीवन है, चलते रहना ही विश्व का नियम है। उससे नव जीवन मिलता है,
स्थिर होने पर बुढ़ापा आता है। लावण्य ने आश्चर्य से पूछा, किंतु अचानक वह विचार तुम्हारे दिमाग में कैसे आया मीत? अमित ने उत्तर दिया, वन्या, संभव है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि प्रेमचंद रामचंद्र स्कॉलर शोभन लाल ने मुझे एक पत्र लिखा था कि वह भारत के प्राचीन ऐतिहासिक मार्गों की खोज करना चाहता है। उसकी इच्छा अतीत की खोज करने की थी। आज मैं भविष्य की खोज करने की बात सोच रहा हूँ। शोभन लाल का नाम सुनते ही लावण्य का हृदय कांप उठा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने कहा, मैंने अपनी एमए परीक्षा शोभन लाल के साथ ही दी थी। उसके बाद मैंने उसके विषय में कुछ नहीं सुना। आजकल वह क्या करता है, जानने को जी चाहता है। अमित ने विस्तार पूर्वक कहा, शोभन लाल को किन्हीं सूत्रों से ज्ञात हो गया, अफगानिस्तान के प्राचीन नगर कपिश के लिए जो मार्ग कभी उपयोग होता था और जिस रास्ते होकर वैन सॉन्ग ने भारत की यात्रा की थी, उसकी खोज करने वाले फ्रांसीसी दल के कुछ लोगों से मेरी जान पहचान है। वह भी उस मार्ग की खोज करना चाहता था। अतः उसने मुझे पत्र लिखा है कि मैं अपने फ्रांसीसी मित्रों से उनका परिचय करा दूं, ताकि वह उससे जानकारी प्राप्त कर सके। मैंने उसकी सहायता के लिए उन लोगों को पत्र लिख दिए, किंतु दुख है कि भारत सरकार ने उसे इस कार्य की अनुमति नहीं दी। इसके बाद उसे नई धुन सवार हुई। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में उपयोग किए गए मार्गों की खोज करनी चाहिए। हिमालय और कुमायूं के पहाड़ों को छान डाला। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है। वह पुस्तकों के ज्ञान पर अपने आप को मिटाए डाल रहा है। उसके इन व्यवहारों से ज्ञात होता है कि उसका हृदय टूट चुका है और वह इसी कारण निरंतर यात्रा में रहकर अपने हृदय के बोझ को हल्का करना चाहता है। लावण्य ने उत्सुकता से पूछा, सौ कैसे जाना? अमित बोला, एक दिन शोभन लाल मेरे साथ बातें कर रहा था। धीरे धीरे 12 बज गए। चांद निकल आया। उसके हृदय में प्रेम की हूक उठी। उसने अपने प्रेम की बात बतानी चाही, मगर उसमें शक्ति न रही। चोट खाए हुए पंछी की भांति तड़प कर रह गया। कुछ बता न सका। फौरन घर चला गया। उसकी इन बातों से मैं सहज ही अनुमान लगा सकता हूं कि उसके हृदय पर कभी प्यार का गहरा आघात लगा है। इसी कारण वह सदैव घूम फिर कर ही अपना गम गलत करने की कोशिश करता है। लावण्य का मन शोभन लाल की व्यथा सुनकर चंचल हो उठा। उसके हृदय पर आघात लगा। वह कुछ न कह सकी। मन ही मन उठते हुए तूफान को दबाने की कोशिश करने लगी। अमित ने कहा, वन्या, आज तुमने मुझे मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा दी है। लावण्य ने जिज्ञासा से पूछा, कैसे मीत? अमित बोला, मैंने मन ही मन अपना घर बनाने की अनेक कल्पनाएं की, तुम्हें बताई। तुम्हारी सवेरे की बातों से ज्ञात होता है कि वह तुम्हें पसंद नहीं। सोचता हूं घर में रहकर शायद मैं तुम्हें सुखी न रह सकूं। तब फिर यात्रा में अवश्य तुम्हें सुख मिलेगा। इसी कारण आज भ्रमण की बात सोचने को मजबूर हो गया। लावण्य अधिक देर ठहरना नहीं चाहती थी। अमित के सम्मुख ठहरना उसे खलने लगा। अतः खड़ी होकर बोली, मीत, उठो, अब बहुत देर हो गई। और इसी के साथ यह भाग विद्रोह पूरा हुआ। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।